नमस्कार। आज हिंदी साहित्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाले कालजयी रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की 110वीं जयंती है। अज्ञेय के पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्ववेत्ता थे। कुशीनगर में जब उनका शिविर लगा हुआ था, उसी समय 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद उनके पिता लखनऊ आ गए और 1911 से 1915 तक का समय अज्ञेय का लखनऊ में व्यतीत हुआ। फिर उनके पिता का स्थानांतरण कश्मीर में हो गया। कश्मीर में 5 वर्षों तक रहकर अज्ञेय ने प्रकृति के सौंदर्य को देखा। उसके बाद उनके पिता पटना आए और 2 वर्षों तक वे पटना में रहे। 1922 में वे दक्षिण गए। तो अज्ञेय का प्रारंभिक जीवन एक यायावर के रूप में बीता। देश के अलग अलग भागों को उन्होंने देखा, परखा, जाना। उनकी दृष्टि व्यापक हुई और भारत की सामाजिक संस्कृति को उन्होंने निकट से देखा। किशोर वय में ही वे रचनाकार के रूप में स्वीकृत होने लगे। प्रारंभ में उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। उनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक मद्रास, जिसको आज चेन्नई कहा जाता है, वहां हुई। बीएससी इन्होंने लाहौर के फोरमैन कॉलेज से किया, जहां भौतिक विज्ञान, रसायन और अंग्रेजी इनके विषय थे। भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बनेड ने इन्हें काफी स्नेह दिया और इन्हें अपनी अनुसंधान मंडली का सदस्य बनाया। बाद में इन्होंने अंग्रेजी में नामांकन कराया और अंग्रेजी से एमए पूर्वार्ध किया। पूर्वार्ध की परीक्षा में इन्हें प्रथम स्थान आया, लेकिन उसी समय क्रांतिकारियों के संपर्क में ये आए। 1929 से यानी 18 वर्ष की अवस्था में ही ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। जालियांवाला बाग के पास इन्होंने छद्म वेश धारण करके मोहम्मद बख्श नाम से पेंटर का काम किया। इन पर अंग्रेज सरकार ने 500 रुपए का इनाम घोषित किया था। ये गिरफ्तार हुए और दिल्ली और मुल्तान की जेलों में इन्हें कैद किया गया। जब ये दिल्ली जेल में थे, उसी समय जैनेन्द्र से इनका संपर्क हुआ। जैनेन्द्र जब जेल से निकले तो अज्ञेय की एक कहानी उन्होंने प्रेमचंद को भेजी जागरण में छपने के लिए और यह स्पष्ट किया कि लेखक का नाम नहीं छापा जा सकता है, वह अज्ञेय है। तो इस तरह अज्ञेय नाम इनका मान्य हुआ और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए। अज्ञेय ने प्रारंभ में कहानियां लिखी। उनका पहला कहानी संग्रह विपथगा 1937 में प्रकाशित हुआ। विपथगा उनकी एक प्रसिद्ध कहानी भी है, जिसमें उनका क्रांति दर्शन देखने को मिलता है। 1944 में उनकी कहानियों का दूसरा संग्रह प्रकाशित हुआ परंपरा नाम से। 1945 में तीसरा संग्रह कोठरी की बात। इसके 3 साल बाद शरणार्थी,
फिर 1951 में जयदोल, फिर 1961 में ये तेरे प्रतिरूप, 1954 में अमर बल्लरी और अन्य कहानियां, 1960 में अछूते फूल और अन्य कहानियां, और 1965 में जिज्ञासा एवं अन्य कहानियां। तो एक कहानीकार के रूप में अज्ञेय का अवदान काफी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की कहानियों में मौन की भाषा देखने योग्य है। उनकी कहानियां मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अपने वैशिष्ट्य को प्रमाणित करती हैं और उनमें कला का सौंदर्य भी है, उनमें क्रांति का दर्शन है, तो व्यक्तित्व की खोज भी है। अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1940 में प्रकाशित हुआ। इसकी पांडुलिपि मुल्तान की जेल में ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन अज्ञेय ने इसको संशोधित संपादित किया और इसका दूसरा खंड 1944 में प्रकाशित हुआ। कई लोगों ने माना है कि विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ज्यां क्रिस्तोफ, जिसके लेखक को नोबेल पुरस्कार मिला था रोमेरोला को, उनका प्रभाव है इस पर। लेकिन सच यह है कि यह अपने अधिकांश में अज्ञेय की आत्मकथा है। इसके कई प्रसंग अज्ञेय के जीवन से मिलते जुलते हैं। जैसे यह माना जाता है कि इस शेखर एक जीवनी की रचना तो निश्चय ही फांसी की छाया में हुई थी। फांसी की छाया में एक जीवन की अर्थवत्ता की तलाश इसकी मूल संवेदना है। अज्ञेय का जो प्रथम राग संबंध हुआ दक्षिण में किशोरी से, जो अज्ञेय के घर के समीप रहती थी, समुद्र में डूब जाने के कारण उसका असमय ही निधन हो गया। शेखर एक जीवनी में जो शारदा नाम की पात्रा चित्रित हुई है, उसमें उस किशोरी की छवि देखी जा सकती है। दूसरी किशोर प्रेमिका इनकी तपेदिक से मृत्यु हुई। शेखर की शांति इसका छाया चरित्र है। तो शेखर एक जीवनी को कई लोगों ने अज्ञेय की आत्मकथा के रूप में स्वीकृत किया है। इनका दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप 1952 में छपा था और यह अज्ञेय के प्रेम दर्शन को व्यक्त करने वाला उपन्यास है। अज्ञेय की प्रसिद्ध पंक्ति है कि दुख सबको मांझता है। तो दुख और उसके मार्जन के बाद जो मुक्ति का एहसास होता है, जो दूसरों को मुक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, इस उपन्यास में उसे स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। अज्ञेय का तीसरा उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961 में छपा और यह उपन्यास अस्तित्ववादी विचारधारा का उपन्यास है। अज्ञेय यहां एक नया प्रयोग करते हैं। कवि के रूप में अज्ञेय की पहली उपस्थिति 1933 में होती है, जब उनका भग्नदूत प्रकाशित होता है। अज्ञेय के 19 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें एक अंग्रेजी का भी है। भग्नदूत के बाद चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बाबरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनु रौदे हुए ये 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पुरवा 1965 में, सुनहले शैवाल 1965 में,
कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1974 में, नदी की बांक पर छाया 1976 में, और उनका अंतिम संग्रह जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ, वह निधन के तुरंत पहले प्रकाशित हुआ। वह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो अज्ञेय एक कवि के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। 1985 में उनकी संपूर्ण कविताएं सदा नीरा से 2 खंडों में संकलित हुई। अज्ञेय ने उत्तर प्रियदर्शी नाम से एक नाटक भी लिखा है, गीति नाट्य है यह। इनके यात्रा वृतांत भी काफी महत्वपूर्ण है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1961 में। हिंदी निबंध को भी अज्ञेय ने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं, व्यक्ति व्यंजक निबंध भी लिखे हैं, और अपने समय संदर्भों से साक्षात्कार करते हुए वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। त्रिशंकु 1945 में प्रकाशित उनका पहला निबंध संग्रह है। अज्ञेय के 17 निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। सर्जना और संदर्भ उनका अंतिम निबंध संग्रह है जो 1985 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह एक निबंधकार के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अज्ञेय संपादक भी रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। वे सबसे पहले सैनिक में सहायक संपादक हुए। आगरा से कृष्णदत्त पालीवाल ने निकाला था। 1937 में 80 रुपये माहवार पर उन्होंने इसमें काम किया था। अगले साल वे विशाल भारत के संपादक हुए। विशाल भारत 1928 में प्रारंभ हुआ था। उसके पहले संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। 10 वर्षों तक उन्होंने इसका संपादन किया। अज्ञेय मात्र 18 महीने इसके संपादक रहे, लेकिन इन्होंने विशाल भारत को अपने समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समग्र पत्र बना लिया। ये ऑल इंडिया रेडियो में भी रहे और वहां भी इन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। 1946 में प्रयाग से इन्होंने प्रतीक का संपादन किया, जिसके संपादक मंडल में इनके अतिरिक्त नगेंद्र थे, श्रीपत राय थे और नेमी चंद्र जैन थे। पहले अंक में गुप्त जी की रचनाएं छपी, शिव मंगल सिंह सुमन छपे, गिरजा कुमार माथुर छपे, बच्चन छपे, माचवे छपे, नेमी चंद्र जैन छपे, नरेंद्र शर्मा छपे, पंत और अज्ञेय छपे। इसीलिए तार सप्तक, यहीं से तार सप्तक के प्रकाशन की योजना बनी और तार सप्तक में 7 महत्वपूर्ण कवि संकलित हुए। गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय की कविताएं इसमें संकलित हुई। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें भी 7 कवि थे। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। 1959 में तीसरा सप्तक इन्होंने प्रकाशित किया, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना संकलित थे। 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें अवधेश कुमार, कीर्ति चौधरी, मदन यह स्वदेश भारती। चौथा सप्तक जिसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा,
राजेंद्र किशोर थे। अज्ञेय ने 1950 से 1952 तक थॉट पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नया प्रतीक भी निकाला और ये नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक भी रहे। तो इस तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने 17 ग्रंथों का संपादन भी किया और अपने पिता के नाम पर इन्होंने व्याख्यान मालाएं आयोजित की। अज्ञेय को अनेक पुरस्कार भी मिले। ज्ञानपीठ सम्मान से ये सम्मानित हुए। इतना ही नहीं, 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1983 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्वर्णमाल प्राप्त हुआ। अज्ञेय ने कहा है, मौन भी अभिव्यंजना है, लेकिन अज्ञेय का मौन भी मुखर है। मौन को मुखरता तक एक नई अर्थवत्ता देने वाले इस महान रचनाकार को उनकी जयंती के अवसर पर मेरा सादर नमन। धन्यवाद।